भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक। एशिया बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और यूपी में जल्द लागू होगी नई स्टार्टअप नीति। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में जल्द लागू होगी नई स्टार्टअप नीति। कैबिनेट मंजूरी के बाद जारी होगा नोटिफिकेशन। प्रदेश में बनेंगे 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एआई, रोबोटिक्स और स्पेस टेक पर रहेगा फोकस। स्टार्टअप को मिलेंगे करोड़ों के प्रोत्साहन। महिला और विशेष श्रेणी उद्यमियों को लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी। जहां यूपी में जल्द लागू होगी नई स्टार्टअप नीति। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। प्रदेश में स्थापित होंगे 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां एआई, मशीन लर्निंग और स्पेस टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा। हेल्थ टेक, एग्रीमेंट, एग्रीटेक और रोबोटिक्स को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 12 करोड़ प्रोत्साहन का प्रावधान रखा गया है। युवाओं और स्टार्टअप को मिलेंगे आधुनिक संसाधन व विशेष सहयोग। इसके साथ ही विशेष श्रेणी के स्टार्टअप को मिलेगा 50% अतिरिक्त प्रोत्साहन। महिला, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस और ट्रांसजेंडर उद्यमियों को इसका बेहद लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के स्टार्टअप को भी मिलेगी अतिरिक्त सहायता। एग्रीटेक, ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट स्टार्टअप को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं नवाचार के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय समाधान को बढ़ावा मिलेगा। आईटी मंत्री सुनीला कुमार शर्मा बोले, जल्द जारी होगी नई स्टार्टअप नीति। तो स्टार्टअप को यहां पर करोड़ों का प्रोत्साहन मिला है। जहां उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने राज्य के इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी देती है। और इस नीति के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे डीप टेक सेंटर्स पर विशेष फोकस रहेगा। और राज्य में 20 नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इस बीच आपको बताते चले, एक स्टार्टअप को मिलने वाला मासिक भत्ता 17,500 से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जिसे अब 1 साल की बजाय 2 साल तक दिया जाएगा। और इसके साथ ही प्रोटोटाइप अनुदान को 5 लाख रुपए से दोगुना कर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और सीड फंडिंग को 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। और रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, उत्तर प्रदेश में देखिए जल्द इस पूरे योजना का लाभ मिलने वाला है। कैबिनेट मंत्री के मंजूरी के बाद देखिए अब ये पूरा तैयारी शुरू कर दी गई है। एआई, रोबोटिक्स और स्पेस टेक पर विशेष फोकस रहेगा। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्टार्टअप की बात करते रहते हैं और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का अभियान भी उन्होंने चलाया, उसी के तहत उत्तर प्रदेश के आईटी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने अब ऐलान कर दिया कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में नई स्टार्टअप नीति लागू होगी, जिससे रोजगार के नए संसाधन खुलेंगे। उत्तर प्रदेश की तरक्की का भी रास्ता खुलेगा। आपको बता दें, इसे कैबिनेट मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। प्रदेश में 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। एआई, मशीन लर्निंग, स्पेस टेक्नोलॉजी पर स्पेशल फोकस रहेगा। साथ में हेल्थ टेक, एग्रीटेक, रोबोटिक्स को भी बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। वहीं पर बात करें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए तो 12 करोड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है, जो आईटी मंत्रालय है उसके द्वारा। वहीं युवाओं और स्टार्टअप को मिलेंगे अत्याधुनिक संसाधन और विशेष सहयोग, मतलब कि विशेष सहयोग अनुदान भी मिल सकता है विभाग द्वारा। कुछ जो उनको वर्कशॉप कराया जाता है, इन सब चीजों की भी सुविधा मिल सकती है। जो विशेष स्टार्टअप रहेंगे उन्हें 50% तक, मतलब जो उनकी पूंजी होगी, जो लागत होगी, उसका 50% तक का सहयोग यानी अनुदान मिल सकता है। वहीं महिला, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस और ट्रांसजेंडर उद्यमियों को स्पेशल लाभ दिलाने की भी योजना बन रही है। वहीं बात करें बुंदेलखंड और पूर्वांचल के स्टार्टअप को, तो इनको अतिरिक्त सहायता मिलेगी, क्योंकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड जो है पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है और यहाँ के युवा आगे आए, इसलिए उनको स्पेशल सहायता देने को कहा जा रहा है। नवाचार के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय समाधान को मिलेगा बढ़ावा। ऐसे ही तमाम चीजों को लेकर मंत्री सुनील शर्मा ने ऐलान किया है और जल्द ही ये चीजें लागू होंगी। बिल्कुल, क्या लगता है देखिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 की जो माफी जगह 26 की सबसे बड़ी खासियत क्या है, और इसके साथ ही इस नई नीति से युवाओं और स्टार्टअप्स को क्या बड़े फायदे मिलने वाले हैं?
तमाम बड़े फायदे मिले हैं। जो सरकार की नीति पॉलिसी बनाती है स्टार्टअप को लेकर, नए रोजगार को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, तो उसमें वो सहयोग करती है। चाहे स्टार्टअप के जो कागज सही समय पर बनवाने के लिए हैं उसको लेकर, और चाहे आपको बता दें कि अनुदान, क्योंकि कोई भी ऐसी योजना लेकर आती है सरकार तो उसमें पहले सब्सिडी देती है जिससे युवाओं को सहारा मिलता है। युवा को एक तरफा जो है लागत नहीं लगानी पड़ती है। साथ में कई जो प्लेटफॉर्म होते हैं एम्प्लॉयमेंट से लेकर जो स्टार्टअप शुरू होता है उसके जो क्लाइंट होते हैं, सरकार हर तरफ से सहयोग करती है। इसीलिए वो इन्वेस्टर समिट से लेकर तमाम चीजें लगातार वर्क होती रहती हैं। और ऐसे में अगर युवाओं को ये मौका मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश से उसकी जो स्थिति है वो बदलेगी। कुछ तस्वीरें जरूर बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री के मंजूरी के बाद से अब जारी होगा नोटिफिकेशन, जिसके बाद जल्द इंतजार है। कैबिनेट मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा। प्रदेश में 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, जो कि पूरी तस्वीर बदलेगी। एआई, रोबोटिक्स और स्पेस टेक पर विशेष फोकस रहने वाला है। स्टार्टअप को करोड़ों के प्रोत्साहन यहाँ पर मिलेंगे और इसके साथ ही अब यूपी में जल्द होगा नए स्टार्टअप नीति का शुभारंभ। ज्ञानवापी, मथुरा और संभल मंदिर मस्जिदों को विवादों को लेकर ये बड़ी जानकारी आप तक बता दें, जहां पर इन तीनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मध्यस्थता के जरिए समाधान निकालने की कोशिश पर दोनों पक्ष सहमत नहीं हुए हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने मध्यस्थता के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा है कि अब इन मामलों का फैसला अदालत की प्रक्रिया के जरिए ही होना चाहिए। वहीं दोनों पक्षों की सहमति नहीं बनने के बाद अब इन विवादों पर संबंधित अदालतों में नियमित सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता पहल पर सहमति नहीं बनने से साफ है कि ज्ञान वापी, मथुरा और संभल मामलों में कानूनी प्रतिक्रिया के तहत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तीनों ही मामलों में अब लगातार नया मोड़ आता हुआ नजर आए। मंदिर मस्जिद विवाद पर अब कानूनी जो लड़ाई है लगातार जारी है। तो वाराणसी के ज्ञान वापी, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाहिदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद विवादों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यस्थता और विशेष लोक अदालत के माध्यम से बातचीत से हल निकालने के प्रस्ताव को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने ठुकरा दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दोनों पक्षों का मानना है कि इन मामलों में महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक प्रश्न जुड़े हुए हैं। वे चाहते हैं कि इन विवादों का हल बातचीत, लोक अदालत के बजाय अदालतों में कानूनी प्रक्रिया और मेरिट के आधार पर हो। तो तीनों ही मामले में अब नियमित सुनवाई जो है जारी रहेगी। मंदिर मस्जिद विवाद पर कानूनी लड़ाई लगातार जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह 2026 के तहत 21 से 23 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष लोक अदालत आयोजित करने का प्रावधान दिया गया है। प्रवीण ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए, अब मस्जिद मंदिर को लेकर लगातार सुनवाई जारी है। हालांकि दोनों ही पक्षों को यहाँ पर आपसी सहमति से साथ बातचीत करने की कोशिश जरूर यहाँ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी दोनों पक्षों ने इस कोशिश को एक तरह से कहे तो सिरे से खारिज कर दिया है, तैयार नहीं है बिल्कुल भी समझौता करने के लिए। निश्चित तौर पर सपना, आपको बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये तीन जो विवाद लगातार चलते चले आ रहे हैं, एक प्रकार से कानून व्यवस्था को पर एक बहुत बड़ा सामंजस्य असमंजस पैदा करके रखे कि जिस तरीके से काशी की अगर बात करें, विवाद की अगर बात करें, तो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो हिंदू पक्ष का जो विवाद, जो दावा है कि वो 17वीं शताब्दी में मुगल शासक जो औरंगजेब था, वहां पर मौजूदा प्राचीन जो मंदिर था विश्वेश्वर नाथ यानी कि काशी विश्वनाथ, उस मंदिर के आंशिक रूप को तोड़ करके इन्होंने वहां पर मस्जिद बनाया था। अब हिंदू पक्ष वहां पर लगातार ये दावा कर रहा है कि ज्ञान वापी मंदिर के परिसर में जो विश्वेश्वर नाथ मंदिर है उसको मंदिर घोषित किया जाए, कहीं ना कहीं पूजा पाठ की अनुमति दी जाए, और जिस प्रकार से हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया गया है उस पर उनको रिलैक्स मिले किसी भी प्रकार से। और दूसरा मुस्लिम पक्ष का मामला है कि जो 1991 के तहत जो पूजा पाठ का बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से मध्यस्थता का सुझाव किस उद्देश्य से दिया गया था, ये बताया, और साथ ही ये भी बताया कि हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने इस प्रस्ताव को किन कारणों से अस्वीकार कर दिया है।
निश्चित तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से काशी के बाद जो मथुरा का मामला है, मथुरा में जिस तरीके से विवाद है कि जो मंदिर को, जो श्री राम जन्मभूमि, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला था, उसको लेकर के जो पक्षकार हैं वो लगातार अड़े हुए हैं। और वहां पर जो मंदिर की बात है कि मंदिर को तोड़ करके जिस तरीके से मस्जिद बनाया गया है, उस पर कहीं ना कहीं इस मामला को समझौता खत्म किया जाए। संभल में जामा मस्जिद को लेकर के हरिहर मंदिर का रूप दिया गया था, कहीं ना कहीं वो हरिहर मंदिर था और उसको तोड़ करके जो शाही इमाम बाड़ा का जो मस्जिद बनाया गया है, उस पर ये विवाद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ बैठे और बैठ करके कहीं ना कहीं इस फैसले पे बात करें कि जो 21 तारीख से लेकर के और 23 तारीख तक का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि दोनों पक्ष बैठे और बैठ करके मामले को समझौता के रूप में इसको निकालें कि किसी भी प्रकार से ये हल निकल जाए जो विवाद के रूप में न उत्पन्न हो। लेकिन तीनों मामलों में जो मुस्लिम पक्ष है वो कहीं ना कहीं बैठ करके समझौते की बात नहीं कर रहा है। लगातार वो कोर्ट पे शरण में है। वो लगातार ये कह रहा है कि जो कोर्ट फैसला करेगा उस पर कहीं ना कहीं हम अमल करेंगे, किसी भी प्रकार से हम बैठ करके समझौता नहीं करेंगे। लेकिन एक तरफ कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये अच्छी पहल की है कि अगर भाईचारे का अगर जो मिसाल कायम करने की बात है, जहां पर कोई बात होती है तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय ये कहता है कि हम भाईचारे के अनुसार रह रहे हैं, तो इसी भाईचारे के अनुसार इस तीनों जगह पर जो हिंदू सनातन धर्म के लिए जो मंदिर है, जो उनकी आस्था है, उस पर कहीं ना कहीं वो उसको दें। और जो पूर्ववर्ती जिस तरीके से पूर्व के जो दंगाई उत्तर प्रदेश में आया और उन्होंने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया, उस पर कहीं ना कहीं अपने बड़ा दरिया दिल दिखा करके इसको हिंदू पक्ष में देने का काम करें। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट कोई तारीख दे सकता है, ऐसी कोई जानकारी? निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि दोनों पक्ष अगर बैठ जाएं, एक साथ बैठे और हिंदू और मुस्लिम की जो भाईचारा, जो गंगा जमुनी तहजीब कही जाती है, उस गंगा जमुनी तहजीब के तहत लोग आगे आए और आगे आकर के इसका कहीं ना कहीं मामला सोल्यूशन हल करे। उस पर एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट 21 तारीख से 23 तारीख तक का जो समय देकर रखा है, उस समय के अंदर अगर ये विवाद नहीं संपन्न होता है, अगर इसका मामला हल नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं हम इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट आगे, क्योंकि जिस तरीके से सर्वे हुआ है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, जो उस पे स्वास्तिक बने हुए निशान मिले हैं, जो शंकर जी का जो उसमें कहीं ना कहीं तमाम ऐसे छायाचित्र हैं जो वहां पर मिले हैं, उन सब चीजों को लेकर के जब ये मामला निकल करके आया है, तब जाकर के कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को उसमें पूजा पाठ के लिए, हालांकि अभी प्रॉपर तरीके से उनको समय नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें ये मांग है कि पूजा पाठ के लिए उनको समय दिया जाए और कहीं ना कहीं जो हिंदू जनमानस है, जो कि काशी विश्वनाथ से उनकी आस्था जुड़ी हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की है कि पहल के आधार पर जो हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की बात है, उस भाईचारे में मुस्लिम समुदाय आगे बढ़े और आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं इस मामले को समझौते के रूप में परिवर्तित करे और बिना विवाद, बिना किसी प्रकार से कोई खून खराबा हुए, बिना किसी प्रकार के विवाद, जैसे अयोध्या राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उसके बाद योगी सरकार ने अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य कराया, उसी के आधार पर कहीं ना कहीं संभल, काशी और मथुरा के लिए ये पहल की गई है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं मान्य होगा। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष किस प्रकार से इसका सपोर्ट करते हैं, कहां तक बैठ करके भाईचारा की बात करते हैं, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से अयोध्या में बिना किसी प्रकार से किसी विवाद के अयोध्या राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, उसी प्रकार से काशी में जो ज्ञानवापी है उसको ज्ञानवापी मंदिर के रूप में हिंदू समुदाय, जो सनातन धर्म है, वो कहीं ना कहीं मांग रहा है। और मुस्लिम पक्ष को इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि दोनों लोग बैठ लें और बैठ करके एक बिना विवाद के कोई ना कोई समझौते का हल निकालें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को तैयार करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोनों ही पक्ष सुनवाई करने से और एक तरह से कहें तो मध्यस्थता करने से लगातार मना कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाराणसी से बड़ी जानकारी आपको देते हैं, जहां ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की पहल को नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पहल बाध्यकारी नहीं है। वहीं मुस्लिम पक्ष समाधान समारोह में किसी भी स्तर पर शामिल नहीं होगा। तो देखिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। यूपी में पार्किंग की जगह बेकरी लॉन्च स्टाफ क्वार्टर मिले हैं। एलजीए वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी जानकारी, जहां अग्नि सुरक्षा जांच अभियान के तहत अनियमितताएं पाई गई हैं। होटल प्रबंधन सुनवाई में वैध सबूत नहीं दे सका है
और इसके साथ ही विहित प्राधिकारी के आदेश पर लोअर बेसमेंट सील। देखिए बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां होटल नोफेटेल के बेसमेंट में अवैध निर्माण, पार्किंग की जगह बेकरी, लॉन्ड्री, स्टाफ क्वार्टर मिले हैं। इसके साथ ही एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर ये बड़ी और अहम कार्रवाई हुई है। अग्नि सुरक्षा जांच अभियान के दौरान अनियमितताएं देखने को मिली है और होटल प्रबंधन सुनवाई में वैध सबूत नहीं दे सका है। तो विहित प्राधिकारी के आदेश पर लोअर बेसमेंट सील कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लखनऊ में होटल नोटेल के बेसमेंट में अवैध निर्माण सील कर दिया गया है। पार्किंग की जगह बेकरी, लॉन्ड्री, स्टाफ क्वार्टर मिले। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। अग्नि सुरक्षा जांच अभियान के दौरान अनियमितताएं, होटल प्रबंधन सुनवाई में वैध सबूत नहीं दे सका है, जहां विहित प्राधिकारी के आदेश पर लोअर बेसमेंट सील कर दिया गया है। गोमती नगर विस्तार में 3 कार वर्कशॉप भी सील की गई है। सेक्टर 1 और सेक्टर 4 में विशेष अभियान चलाया गया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, होटल नोटेल के बेसमेंट में अवैध निर्माण पर बड़ा और कड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां सीलिंग की कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले, एलडीए वीसी प्रथमेश ने तमाम बातों का जिक्र किया। होटल प्रबंधन सुनवाई में वैध सबूत नहीं दे सका। तो बड़ी और अहम जानकारी जो आपको बता दें, होटल नोटेल के बेसमेंट में अवैध निर्माण को सील किया गया है। सीलिंग की बड़ी कार्रवाई हुई है। पार्किंग की जगह बेकरी, लॉन्ड्री, स्टाफ क्वार्टर मिले हैं। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर ये बड़ी और अहम कार्रवाई हुई है। तो होटल नोटेल के बेसमेंट में अवैध में सीलिंग की कार्रवाई हुई है। पार्किंग के जगह बेकरी, लॉन्ड्री, स्टाफ क्वार्टर मिले हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। अग्नि सुरक्षा जांच अभियान में ये लगातार एक्शन मोड में प्रशासन, जहां होटल नोटेल के बेसमेंट में अवैध सीलिंग हुई है। पार्किंग की जगह बेकरी, लॉन्ड्री, स्टाफ क्वार्टर मिले हैं। सीलिंग की कार्रवाई हुई है, जहां अवैध निर्माणों पर एक सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर इस तरह के कृत्य पाए जाते हैं तो फिर प्रशासन का एक्शन जारी होगा। और देखिए इस बीच तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं लखनऊ में, जहां आपको बताते चले ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। सीलिंग की ये बड़ी कार्रवाई हुई है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा, जहां बताया जा रहा है कि आदेश पर लोअर बेसमेंट को सील कर दिया गया है। गोमती नगर विस्तार में 3 कार वर्कशॉप भी सील की गई है। सेक्टर 1 और सेक्टर 4 में विशेष अभियान चलाया गया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं होटल नोटेल के बेसमेंट की ये तस्वीर, जहां पार्किंग की जगह बेकरी, लॉन्ड्री, स्टाफ क्वार्टर मिले। इस बीच एलडीए और वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह बहुत बड़ी और अहम कार्रवाई हुई है। अग्नि सुरक्षा जांच अभियान के दौरान ये कार्रवाई हुई है। होटल प्रबंधन सुनवाई में वैध सबूत नहीं दे सका। होटल नोटेल के बेसमेंट में अवैध निर्माण पर अब लगातार प्रशासन की ये सीलिंग की कार्रवाई सामने आई है, जहां आपको बता दें अग्नि सुरक्षा जांच अभियान के दौरान कई अनियमितताएं देखने को मिली है और अब ये बड़ी और कड़ी कार्रवाई की गई है। होटल नोटेल के बेसमेंट की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर ये अहम कार्रवाई हुई है।
और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि तय दूल्हे के नहीं पहुंचने पर उसकी जगह दूसरे युवक को मंडप में बैठाकर शादी कराने की कोशिश की गई, लेकिन बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने से पूरा माहौल और पूरा मामला खुल गया। प्रशासन ने विवाह पंजीकरण निरस्त कर दिया है और मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस ने युवती के परिजनों समेत 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां सरकारी लाभ लेने की यहाँ पर कथित बात की जा रही है। 3 लोगों पर धोखाधड़ी के केस तक दर्ज कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बता दें सामूहिक विवाह योजना में ये बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। दूल्हा बदलकर शादी कराने की कोशिश नाकाम हो गई है क्योंकि उससे पहले ही पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई और पूरे तस्वीर पर से पर्दा हटा दिया। सरकारी लाभ लेने की थी कथित साजिश, 3 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। सामूहिक विवाह योजना में ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। तो दूल्हा बदल कर शादी करने का ये बड़ा आरोप लगाया गया है। बायोमेट्रिक जांच में पूरी पोल खुल गई, जिसके बाद सरकारी लाभ लेने की थी कथित मामला। शादी विवाह कार्यक्रम जो था उसमें एक नगमा नाम की लड़की का रजिस्ट्रेशन था शादी के लिए, और उसके हस्बैंड का भी रजिस्ट्रेशन कराया गया था शादी के लिए जो है। तो नगमा आई, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन उसका जो पति जिससे शादी होनी थी वो उपस्थित नहीं हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो इसलिए उसको शादी को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन वो पता चला कि जो है कि कहीं वहाँ मंडप में जाकर बैठ गए थे किसी के साथ, लेकिन जो है जो सरकारी रिकॉर्ड में उसकी शादी नहीं हुई, उसको हटा दिया गया था। और इसी के साथ